आदाब, राजधानी से जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिताफ सैफी। दिल्ली बम धमाके में कश्मीरी डॉक्टर्स के मुलव्विस होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर सियासत गर्म हो गई है। इस मामले पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर तशवीश जाहिर करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया। कुलगाम में 2 रोजा रीजनल ट्रेड फेयर का इफ्तिताह करते हुए वजीर आला ने कहा कि उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त की हकीकत यही है कि चंद लोगों की गलती से पूरे जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि तालीम और रोजगार के सिलसिले में दूसरे सूबों में जाने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को शक की नजरों से देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को तालीम और रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने से कतराने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में दिल्ली जैसी जगह पर जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली गाड़ी चलाने से पहले उन्हें भी अब सोचना पड़ता है। दिल्ली और नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके के हवाले से वज़ीर आला ने बढ़ते सिक्योरिटी खदशात का भी जिक्र किया। वज़ीर आला ने कहा कि इन हालात में बेरोजगारी के खात्मे के लिए मकामी वसाइल के साथ साथ निजी शोबों में मुलाजमत के इम्कानात का भी जायजा लेना होगा। वज़ीर आला ने सरकारी नौकरी पर मुनहसिर रहने से नौजवानों को खबरदार करते हुए कहा कि सिर्फ सरकारी नौकरी से बेरोजगारी का खात्मा नहीं होगा, नौजवानों को आगे बढ़कर रोजगार पैदा करना होगा। कोशिश की गई थी इससे पहले कि जहां तक हो सके सरकारी मुलाजमत के जरिए इसको कम किया जाए, लेकिन हमारी असलियत ये है, कोई ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। इस मुल्क में किसी भी रियासत की तरफ देखें और इस दुनिया में किसी मुल्क की तरफ देखें, सच्चाई ये है कि बेरोजगारी का खात्मा कभी सरकारी मुलाजमत से नहीं हुआ है। जहां हमारी जिम्मेदारी है कि सरकारी मुलाजमत के हम मौके और पैदा करें, वहां पे गैर सरकारी मुलाजमत के लिए भी हमें एक कल्चर तैयार करना होगा। हमारी एक और बदकिस्मती है जो शायद बाकी रियासतों को उसका सामना नहीं करना पड़ता है। बाकी रियासतों में बेरोजगारी का हल ढूंढने के लिए बच्चे बच्चियां जो हैं वो उस रियासत से बाहर चले जाते हैं। हमें शायद ये मौके नसीब नहीं होते हैं, और जो हालात बने हैं इन हालात में शायद माँ बाप भी अपने बच्चियों को यहां से बाहर भेजना पसंद भी नहीं करेंगे। तो जब हम यहां से बाहर जा नहीं सकते रोजगार हासिल करने के लिए, तो फिर हुकूमत की और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बेरोजगारी को कम करने के वसाइल जो हैं यहां पैदा करें। जो मैं कह रहा हूं वो कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है वो हकीकत है। अब आप देखें दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हुए हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं। मौजूदा हालात के बारे में हम क्या कहें ना, अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताज़ियत के लिए, आज 2 और जगह जा रहा हूँ। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ?
ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती के बयान पर वादी के सियासी माहौल में गर्मी आ गई है। बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी अनीता चांदपुरी ने आज पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के हालिया ट्वीट पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती का तबसरा जम्मू कश्मीर की बदलती हकीकत को नजरअंदाज करती है। चांदपुरी ने जोर देकर कहा कि इल्तिजा को ये समझना चाहिए कि 2019 से पहले और 2019 के बाद का वक्त अलग है और अब हड़ताल, सड़कों पर तशद्दुद का दौर पुरानी बात और तारीख बन चुकी है। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर नमटी हाली ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों पर कई दहाई से लोगों के साथ धोखा, सियासी खेल और यंग जनरेशन को अदम इम्तिहान में डालने का इल्जाम लगाया। नमटी हाली का कहना था कि ये पार्टियां जानबूझकर हड़तालें, बंद और सड़कों पर हिंसा करवाती रही हैं ताकि सियासी अहमियत बनाई रखी जा सके, जबकि आम लोग लगातार परेशान होते रहे हैं। बार बार हम लोगों को जो पीडीपी के लीडरान की ओर से बयान आ रहा है या ट्वीट आ रहा है कि हम लोगों के ऊपर बार बार सवालिया निशान लगाया जा रहा है। काफ़ी देर से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा कोई नहीं चाहता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आज अगर आप कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत इस टाइम अच्छे अच्छे पोजीशंस पे है। कोई किसी से सवालिया निशान नहीं कर रहे। सवालिया निशान उनसे ही होता है जो किसी गलत एक्टिविटी में मुलवस होते हैं, जो टेररिज्म के साथ मुलवस होते हैं, जिनकी लिंक्स होते हैं, उन्हीं पे सवाल। किसी आम नागरिक को नहीं परेशान किया जाता है, किसी आम पब्लिक को नहीं परेशान किया जाता। आपने अगर देखा होगा 2019 के बाद यहाँ बच्चे स्कूल जाने लगे, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेटर हो गया, यहाँ पे खुशहाली वापस आ गई। क्या आज आप ये सोच सकते थे कि आज 2019 से पहले, मैं पीडीपी के उन्हीं लीडरान से पूछना चाहती हूँ, क्या 2019 से पहले या 2016 में ये मुमकिन था हम रात को 12 बजे बाहर जाते? दिल्ली धमाके से यहाँ तक कश्मीर में जो कुछ भी हुआ और इस पर मुख्तलिफ किस्म की चमगोया जो मुख्तलिफ इंसानों ने की, मुख्तलिफ पार्टीज ने की। मैं इस तरह मेरा मानना है कि हम 35 साल से इस दौर से गुजर रहे हैं। इन 35 सालों में ये सब लोग उसमें शामिल थे जो आज तनकीद करते हैं, ये सब लोग इसमें शामिल थे। ये इन्होंने बार बार यहाँ है, यही लोग हैं वो जिन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं हुर्रियत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट डाला। अपनी कुर्सी के खातिर देखो ये कहाँ तक पहुँच गए, जबकि वो मुल्क के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यही वही जमात है, इन्होंने बार बार यहाँ के लोगों का बेतहाशा जुल्म किया, गलत संगत दी यहाँ के बच्चों को। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे आपका ताल्लुक करवा देते हैं। बीजेपी स्पोकपर्सन विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पीडीपी स्पोकपर्सन फारूक इनकलाबी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। विक्रम साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह आप भी देख रहे हैं कि इन दोनों वादी में जो सियासत गर्म होती नजर आ रही है और दिल्ली धमाके के बाद ये और ज़्यादा चरम पर आ गई है, जहां एक तरफ पीडीपी, चाहे हम एनसी की बात करें, इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि कश्मीरियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है और सिर्फ कुछ चंद लोगों की गलती की वजह से सबको एक ही पायदार पर देखा जा रहा है। और इसी तरह के जो बरगलाने के बयान हैं वो बीजेपी लीडरान की तरफ से सामने आ रहे हैं, जिससे नफरत और ज़्यादा फैल रही है। यहाँ तक कि जो बाहर रियासतों में कश्मीरी हैं उन्हें भी डर कर रहना पड़ रहा है और उन्हें भी परेशानियां पेश आ रही हैं। और इसी में आज सीएम उमर ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में अब मुझे भी चलने में डर लगता है क्योंकि जम्मू कश्मीर की नंबर प्लेट होती है। इस माहौल को आप किस तरह देख रहे हैं और जो इल्ज़ाम बीजेपी पर लग रहे हैं तमाम इस तरह के बयानात जारी करने के लिए कश्मीरियों के खिलाफ, उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। मुझे वीडियो आपका नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ऑडियो तो आपका क्लियर आ रहा है मुझे। और जहां तक सवाल है, जिस तरह के हालात हमारे सामने बने हैं, मुझे लगता है उसमें ये दोनों कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो इस फिराक में रहते हैं कि ऐसा कोई मौका मिले जिसपे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। और ये जहां तक 2019 से पहले के जम्मू कश्मीर की बात है और 2019 के बाद की बात है, वो फर्क वाजिया है, वो सबके सामने है।
पर एक हम बार बार एलजी साहब भी कहते रहे हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने भी कहा और बीजेपी का ऐसा मानना भी है कि एक बड़ा जो इकोसिस्टम है जो टेररिज्म को जो अलगाववाद को सपोर्ट करता है वो बहुत सालों से कश्मीर में अपनी जड़ें फैला चुका है और उसके खात्मे की कोशिश जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो भारतीय जनता पार्टी ने और जो केंद्र की सरकार ने उसको करने की कोशिश की है। और 2019 के बाद ऐसे लोगों पे ऐसी तंजीमों पे लगामें कसी गई जिससे कि हालात जो है वो नॉर्मलाइज हुए और जिससे जहां पार्लियामेंट्री इंतखाब भी हो सके और असेंबली इंतखाब भी हो सके और अभी बाय इलेक्शन भी हो सकी। पर एक ये जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इकोसिस्टम है जो जिहादी माइंडसेट को चलाता है और उसको उसके साथ एक निरंतर लड़ाई जो है वो द स्टेट ऑफ जो इंडिया है उसकी रहती है। जो हिंदुस्तान की सरकार है जो हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन जो है जो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के लोग हैं उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो निरंतर ये किसी प्रयास में रहती है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनके साथ खेला जाए और एक उसमें ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो है जो एक जिहादी माइंडसेट के साथ चलता है। जिस तरह से हमने एक वीडियो देखा जो सुसाइड बॉम्बर जो डॉक्टर थे उनका एक वीडियो सामने आया उसको दुनिया ने देखा, आज दुनिया उसको देख रही है और समझ पा रही है कि किस तरह से ये ब्रेन वॉश किया जाता है पढ़े लिखे लोगों को। और आज एक पढ़ा लिखा तबका और एक वो डॉक्टर्स का तबका जिसपे कोई कभी शक नहीं कर सकता, जो ये सोच नहीं सकता कि इतने सारे डॉक्टर्स मुलविस होंगे इसमें। और जहां तक उमर साहब के स्टेटमेंट की बात है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर को ऐसी बात बोलना, उनको ये कोशिश करनी चाहिए थी, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए थी और उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उस जिहादी माइंडसेट के बारे में बात करनी चाहिए थी। उसके बरक्स वो आपको भाषण देने लगे कि उनको डर लगता है। जम्मू कश्मीर के हजारों लोग जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ियां आज चल रही हैं और जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ हुआ है और किसी स्टेट के लोग उसमें उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें इन्वॉल्व थे तो कहीं ना कहीं जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो आते हैं। अगर यही किसी और स्टेट के लोग जो है 5-6 लोग किसी ऐसे हादसे में मुलविस होते तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी शक की सुइयां जाती हैं। आज हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अपने सर्दियों में शॉल का काम करने के लिए देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, शॉल बेचने जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। पर इस बात का एहसास कलेक्टिवली होना पड़ेगा। वो एक कश्मीरियों के आगे एक बहुत बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर के लोगों के आगे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों एक जिहादी फैक्ट्री का सेटअप कश्मीर में हुआ जो इतने सालों से पिछले 30 सालों से मुसलसल इस जिसके कारण उनपे उंगलियां उठती रही। ये देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ये कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम था जो ऐसी माइंडसेट को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है। उसमें कुछ लोग जो हैं काफी हद तक उसको वीड आउट करने की कोशिश की गई है, पर आज भी वो जब हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरा स्टेट अगर बदनाम हो रही है, जिस तरह से सीएम साहब ने कहा, तो उनको भी चाहिए था कि वो उसके बारे में बात करते, ना कि वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करें और पूरे देश के लोगों पे उंगलियां उठाएं कि वो ऐसा कर रहे हैं। कहीं किसी जगह जो अगर कश्मीरी बच्चों के साथ ज्यादती हुई है या कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसी कोई ज्यादती होती है जो वहां बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो निंदनीय नहीं होना चाहिए। पर एक बड़ा सवाल जो है वो भी हमको अपने आप से पूछना होगा कि क्यों हमारे नौजवान, क्यों हमारा पढ़ा लिखा जो तबका भी है, पहले तो ये कहा जाता था कि बेरोजगारी की वजह से ये माइंडसेट है या बेरोजगार या अनपढ़ लोगों में ये माइंडसेट चलता है, पर आज हम देख रहे हैं जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन जो सबसे इज्जतदार प्रोफेशन माना जाता है, उसमें अगर ये इतनी डीप रूटेड जो जिहादी पर मेंटालिटी है वो अगर उसके अंदर आई और जो जस्टिफाई करती है सुसाइड बॉम्बिंग को, जबकि बहुत सारे उलमाओं ने कल से वो कह रहे हैं कि इस्लाम बिल्कुल सुसाइड के खिलाफ उसमें लिखा गया है और कहा गया है और इस्लाम का इससे कुछ लेना देना नहीं, पर क्यों एक डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ इस्लाम इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसके लिए एक अवेयरनेस जो है सोसाइटी में, मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर साहब ने जो का बयान बहुत ही दुखदायक है और निंदनीय है जो आज का उनका बयान है। जी बेशक। फारूक साहब, आपका रुख करना चाहूंगे। फारूक साहब, सीएम ने साफ कहा कि चंद लोगों की वजह से और चंद लोगों की गलती की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर पर दबाव बनाया जा रहा है और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह ये वीडियो वायरल हो रहा है डॉक्टर उमर को लेकर, उसमें एक पर्टिकुलर जो बयान है सिलेक्टिव वो दिया जा रहा है, उस पर भी मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगी कि किस तरह, जैसा कि अभी विक्रम जी ने भी कहा कि वो पूरी तरह से अलग है, लेकिन गलत तरीके से ब्रेन वॉश करना और फिर इस मैसेज को फैलाना, वो भी कहीं ना कहीं एक मजहब
मजहब के खिलाफ जाता है, जिसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसके लिए मजहबी रहनुमाओं को आगे आना पड़े और जो तमाम लीडरान हैं जिनका अच्छा इन्फ्लुएंस है उन्हें भी आगे इसमें आना चाहिए। इस चीज़ को आप किस तरह क्लियर करेंगे? और जो कश्मीर में इस वक्त हालात हम देख रहे हैं, ताबड़तोड़ छापेमारियों का दौर जारी है, कई नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया है, उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वहीं देश की सुरक्षा को लेकर देखा जाए तो वो बेहद ज़रूरी है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो दिल्ली में वाक़या पेश आया और उसके बाद नौगाम पुलिस स्टेशन में हम सब लोगों को इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है, दुख है। इस किस्म के हादसे जो है वो पेश नहीं आने चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, और अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो बात कर रहे थे और इस्लाम की बात कर रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोग, वहाँ की चाहे ISI एजेंसी है, चाहे वहाँ की आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर सी बात है पड़ोसी मुल्क है और एक किस्म से दुश्मन मुल्क है। तो जाहिर सी बात है कि वो ताक में रहेगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान के हालात जो है वो ख़राब किए जाएं। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क के लोगों की ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान होना शुरू हो जाए। और फिर कुछ मीडिया हाउसेस के लोग भी इस बात पे दिन रात एक कर देते हैं कि किसी तरीके के साथ पूरी दुनिया में ये पैगाम फैलाया जाए कि टेररिस्ट जो है वो सिर्फ मुसलमान ही हैं। बदकिस्मती ये हमारी है कि इस वक्त जो नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाया गया है, बिलखुसूस इस दिल्ली वाक़े के बाद, कि पूरी दुनिया में दहशतगर्द जो है वो सिर्फ मुसलमान हैं। और आज की डेट में बिलखुसूस जो कश्मीरी मुसलमान है, उनके लिए एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे मुल्क में। हमने देखा है कि दिल्ली में और मुल्क के अलग अलग और रियासतों से जो खबरें आ रही हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी तुलबा है, जो मुल्क की अलग अलग रियासतों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम है, उनको जो जिन भी इलाकों में वो रिहाइश पजीर हैं किराए के मकानों में, उनसे मकान खाली करवाए जा रहे हैं। आप देखिए कितना नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जबकि इस मुल्क में ये कोई पुरानी बात नहीं है। 1-2 माह कबल ही पंजाब से आपने देखा होगा कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनके पाकिस्तान की एजेंसी जो है खुफिया एजेंसी ISI, उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ उनका राब्ता था, जिसमें एक बहुत बड़ी यूट्यूबर भी थी ज्योति मल्होत्रा, और उसके साथ बहुत सारे पंजाब के लोग। ज्योति मल्होत्रा तो मुसलमान नहीं है, उसका तो इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, जबकि हम यही कहते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग बेगुनाहों का खून करते हैं, उनका किसी भी मजहब से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन ये जो लोग पंजाब से गिरफ्तार हुए, गुजरात से गिरफ्तार हुए, राजस्थान से गिरफ्तार हुए, जो मुसलमान नहीं थे, उनकी मीडिया हाउसेस ने भी कहीं बात नहीं की, कोई उन पर डिबेट नहीं हुआ कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे जो दिल्ली का हादसा पेश आया, या इससे कबल भी जिस भी हादसे में कहीं कोई नाम आया कि ये उमर है, अहमद है, खान है, मोहम्मद है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे मुल्क में मीडिया के सहारे से, सोशल मीडिया के सहारे से मुसलमानों के खिलाफ और बिलखुसूस कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा नफरत का माहौल पैदा किया है कि आज हमारे बच्चों को घर से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है। अब मरकज में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान बात कर रहे थे, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं बड़े, और मैं तो कहूंगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब को हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि ये उनका फेलियर है कि आप लोगों की सिक्योरिटी, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में आप नाकाम हुए हैं। आप हरियाणा की बात करते हैं, जहाँ पे ये इतना बड़ा ये पकड़ा गया है मटीरियल, वहां पे पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। आप दिल्ली की बात करेंगे, जहां पे ये हादसा पेश आया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। इतनी बड़ी ताकत आपके पास है, उसके बावजूद अगर आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पूरे हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। रहा मसला जम्मू कश्मीर का, जैसे इन्होंने अभी कहा कि उमर साहब को ये बोलना चाहिए, महबूबा मुफ्ती को वो बोलना चाहिए। देखिए, हम पहले से डे वन से जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी हमारे सियासी लीडर्स हैं, हमने इस जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, इसकी हमने कड़े अल्फाज में मजम्मत की है और आगे भी
अगर इस किस्म का कोई हादसा पेश आता है तो हम मजम्मत करेंगे, क्योंकि ये गलत काम है। लेकिन अब उसकी आड़ में आप जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को आप ये कहेंगे कि आप तमाम लोग दहशतगर्द हैं, मुसलमान सारे दहशतगर्द होते हैं, जो भी दहशतगर्दाना हमला करता है वो इस्लाम से ही क्यों आता है, मुसलमान ही क्यों आता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहूंगा, अभी जो स्पोक्स पर्सन साहब थे, कि जो ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई थी पंजाब से, वो क्या मुसलमान थी? जो पंजाब से एक सूरज मसीह गिरफ्तार हुए थे 2-3 माह कबील, वो क्या मुसलमान थे? सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह, दविंदर सिंह, ये तमाम लोग जो गिरफ्तार हुए थे, और इवन की जो दविंदर सिंह है, ये मास्टर्स डिग्री कर रहा था पंजाब किसी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में, ये मुसलमान नहीं थे। ये इनका पूरा राब्ता पाकिस्तान में था ISI एजेंसी के साथ, ये पूरी जानकारी BSF की, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की, यहाँ की वहां पे फराहम करते थे। लेकिन कोई शोर नहीं हुआ, कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर इस पे बात नहीं करता, और कोई मीडिया हाउस जो है उन्होंने कोई डिबेट इन लोगों पर नहीं किया। लेकिन जहां पे कोई मुसलमान नाम आता है, उसके बाद पूरे मुसलमानों को बदनाम करना शुरू किया जाता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इसका भी फायदा पाकिस्तान उठाता है। ये कहते हैं कि रेडिकलाइज हो रहा है यूथ, क्यों हो रहा है? अब जब आप काम ऐसे कर रहे हैं कि एक शख्स गलती करता है और लाखों को आप उसकी सजा देना शुरू करते हैं, तो यहां पर भी पाकिस्तान का मिशन जो है वो कामयाब हो जाता है। जब पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ें, ताकि हमारा जो मिशन है वो कामयाब हो, और वही काम बीजेपी के लोग करते हैं, नफरत का माहौल पैदा कर देते हैं। इस मुल्क को नफरत नहीं चाहिए। मैं न सिर्फ बीजेपी बल्कि इस मुल्क की जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इस किस्म के जहां पर भी वाकयात पेश आते हैं, आप मजम्मत करें, कड़े अल्फाज में मजम्मत करें, हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ जो है आप नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज बयान जो है वो ना दें, जिससे मुल्क जो है मजीद आगे जो है नफरत की आग में जो है वो झुलस जाएगा। मेरे ये तमाम सियासी लोगों से गुजारिश है, आज जिस तरीके के हालात बने हैं, जम्मू कश्मीर में जो पकड़ दकड़ का माहौल है, देखिए एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी, जिस डॉक्टर ने ये कारनामा अंजाम दिया है उसकी गलती है, जो 2-4 लोग उसके साथ और मुलव्वस हैं उनकी गलती है। लेकिन अगर कभी मान के चलते हैं उसके गांव से उसके कोई राब्ते में था कोई, या पेशेंट उसके राब्ते में था, या कोई और उसका कलीग उसके राब्ते में था, जिनको इसका कोई पता नहीं था कि ये क्या काम करता है, अब उनका क्या कसूर है? आप उनको उठाएंगे, आप उनको जबरदस्ती लेके जाएंगे, आप उनको जेलों में डाल देंगे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये गलत बात है, जिन लोगों का कसूर है, जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जो मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनके खिलाफ एक डर का माहौल, दहशत का माहौल वो नहीं बनना चाहिए। और बिलखसूस मैं सीधी सी बात कहूंगा कि मुसलमानों को, पूरी कम्युनिटी को इसमें टारगेट नहीं करना चाहिए। इस मुल्क में इस वक्त 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान जो है वो रहते हैं, उनके दिल पे ठेस पहुंचती है, क्योंकि हमने भी इस मुल्क के लिए, हमारे जो फोर फादर्स उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आज भी मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है, और ये रोल आगे मजीद रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म के जो है बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की जानी चाहिए। जी ठीक है फारूक साहब, और इसी पर लगातार चर्चा के लिए JKNC स्पोक पर्सन नासिर लोन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। आप भी देख रहे हैं कि इन दिनों वादी में एक अलग ही माहौल दिल्ली धमाके के बाद देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला जारी है और कई नौजवानों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है, जिस पर तमाम सियासी लीडरान सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। PDP साद महबूब अफ्ती ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, और आज CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब उन्हें खुद को भी दिल्ली जाने से डर लग रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की नंबर प्लेट उसमें होती है। और इसी के साथ वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि किसी एक की गलती की सजा पूरी कौम को नहीं मिलनी चाहिए, और पूरी कौम को दागदार नहीं किया जा सकता, जो कि जाहिर है दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन ऐसे में BJP लीडरान के भी तमाम जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और ऐसे में ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि BJP के सीनियर लीडर नमटी हाली की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने NC और PDP पर ये साफ इल्जाम लगाया है कि ये जमातें, ये दो ही जमातें पहले से नौजवानों को बरगलाने का काम, उन्हें हिंसा में फैलवाने का काम और उन्हें सड़कों पर लाने का काम करती रही हैं। इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं, वो भी इस तरह के माहौल में?
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। पहले आपको, आपके देखने वालों को और मेरे को-पैनलिस्ट सबको मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक देखिए, जब आप बात करते हैं ऐसे हादसों की, तो मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली जब ऐसा हादसा पेश आता है जो उसमें कैजुअलिटीज होती हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आप देखें ऐसे हादसों के बाद उसका जो पोस्ट इफेक्ट होता है, उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो कश्मीरी बन जाता है। आप देखें, जब पहलगाम का हमला हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा हुआ, उसमें हमने 26 कीमती जानें गंवाई, जिसमें एक कश्मीरी भी था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरे मुल्क भर में जहां जहां कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, यहाँ कोई काम के सिलसिले में किसी शहर में रह रहा था, उनको जो है तंग किया गया, उनको परेशान किया गया, मारा गया, पीटा गया। सिमिलरली जब अभी दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हालांकि उसमें भी एक कश्मीरी बिलाल नाम का एक बेचारा लेबर मजदूर था जो वहां पे फेरी का काम करता था, उसकी मौत हुई उसमें, जिसकी आई थिंक डेड बॉडी आज ही उसके घर पहुंची है। उसके बाद देखें आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे बयान जो है ये अनफॉर्चुनेट है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए या किसी और तंजीम की तरफ से आए। आई थिंक अगर ऐसा कोई वाक़ा पेश आता है, आप डायरेक्टली देखें, चाहे पहलगाम हो चाहे दिल्ली हो, जिस तरह बाकी रियासतों के या बाकी इलाकों के हमारे शहरी उसमें शहीद होते हैं, उसी तरह कश्मीरी भी होता है, चाहे वो पहलगाम में हो या चाहे वो दिल्ली का ब्लास्ट हो। तो उसमें चुन के कश्मीरी को निकाल के और फिर पूरे कश्मीरी कौम को सजा देना, सारे मुसलमानों को सजा देना बहुत अनफॉर्चुनेट है। जहां अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, जो जिस बयान का आप तज़किरा कर रहे थे कि उसमें यह भी कहा गया कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये नौजवानों को वर्गलाते हैं और उन्हें इंस्टिगेट करते हैं। मुझे लगता है उसका उल्टा है। अगर आप देखें पिछले 6 साल में जो यहाँ हालात बनाए गए कश्मीर में, जिस तरह से 370 हटाने के बाद, 35 ए हटाने के बाद हजारों लड़कों को जो है जेलों में भरा गया, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बाहर भेजा गया। उन पे क्या मुकदमा है, क्या केसेस हैं, अभी वो भी क्या चार्जेस हैं वो तक तय नहीं हुए हैं, जबकि 6 साल हो गए। उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या बाकी कोई भी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, मुझे नहीं लगता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस इशू को जो है इस्तेमाल किया इंस्टिगेट करने के लिए या ये कोशिश करने के लिए कि जो हमारे नौजवान हैं वो और दूर हो जाए मुल्क से। ये बीजेपी की गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी की करनी है। अगर आज आप, मुझे लगता है बहुत सबसे बड़ा जो हमें इस सबक लेना चाहिए इस दिल्ली के हादसे से, वो ये है कि अगर आज हमारा एक डॉक्टर इतना एक्सट्रीमिस्ट थॉट का बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी में प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं ये क्या वजह है कि एक डॉक्टर जो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता था, पढ़ा लिखा, जो एक अच्छी नौकरी कर सकता था, एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकता था खुद के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अगर वो आज ऐसे रास्ते पे भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है, क्या हमारी पॉलिसी से कहीं गलती तो नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल मेरे हिसाब से वो ये कि जब 370 हटाया गया 2019 में, बीजेपी ने पहला दावा यह किया कि ये 370 जो है सबसे बड़ी वजह है आतंकवाद की, एक्सट्रीमिस्ट थॉट की, और ये हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में एक्सट्रीमिस्ट थॉट खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी और बिल्कुल जो है टेररिज्म को हम खत्म कर देंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल जो हमें उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपने ये बेसिस बना के 370 हटाया, तो क्या वजह है कि अभी भी ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं? क्या वजह है कि अभी भी आप ऐसे हादसे जो है वो रोक नहीं पा रहे हैं? उसके अलावा कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब अकाउंटेबिलिटी भी सेट करने की जरूरत है, चाहे वो पहलगाम का वाक़ा हो, चाहे वो नई दिल्ली का वाक़ा हो, या उसके बाद जो नौगाम में हुआ, जिसमें 9 कीमती जाने जो है हमने गवाई, जिसमें एक 3-4 जो है पुलिस वाले भी थे, उसके बाद जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लोग थे, सिविलियंस थे। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जिसके अंडर सिक्योरिटी जो है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो थ्रू एलजी जो वो देख रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है कि अगर
ऐसी लापरवाहियां हो रही हैं, इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है और ऐसी केयरलेसनेस हो रही है कि आप नौगाम जैसे एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में एक पुलिस स्टेशन में इतनी भारी तादाद में आप जो है एक्सप्लोजिव आप हैंडल कर रहे हैं और कितनी केयरलेसली आपने जो है उस चीज को हैंडल किया है विदाउट प्रॉपर गियर। तो कहीं ना कहीं किसी पे तो अकाउंटेबिलिटी लाई करनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, हेड शुड रोल कि मतलब आप एक पे बाद एक वाका हो रहा है, एक के बाद एक जो है हम कीमती जाने गंवा रहे हैं, चाहे वो यहाँ के हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हमारे बाकी मुल्क के रियासतें हैं वहां के लोग हो, कीमती जाने हम गंवा रहे हैं कंसिस्टेंटली और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे एलजी हो, चाहे पुलिस के हमारे आला जो है अफसरान हो, बिल्कुल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। रिएक्शन क्या है, सिर्फ जो है बीजेपी की तरफ से बयान आते हैं और वो जो है मुसलमानों को जो है टारगेट करने लगते हैं, जिसका रिएक्शन आता है कि आप और ज्यादा जो है वायलेंस फैला रहे हैं आम जो है निर्दोष जो है शहरी उनके खिलाफ। और उससे मुझे लगता है कि आपका जो ये एक्सट्रीमिस्ट थॉट है ये और ज्यादा फैल जाएगा। जो ये एलिनेशन है कि आप मुल्क से और दूर करना चाहते हैं उन लोगों को, जब आप डिनाई करते हैं उन्हें एक जगह रहने का या आप डिनाई करते हैं उन्हें एक नॉर्मल जैसे आप एक बाकी इंडियन को आप जो है ट्रीट करते हैं वैसे अगर आप उनको ट्रीट नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक जो है पेट्रियोटिक इंडियन की तरह पेश आएगा। जब आप उसे एलिनेट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीरी है और आज आप उसे मुल्क के हर कोने में उसे परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं और उसे ऐसे इसकी सजा दे रहे हैं जिसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, कोई हाथ नहीं। ठीक है, ये अगर 10 लोग हैं या 100 लोग हैं या मुझे नहीं लगता कि 1% भी होगा जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन का जो ये एक रेडिकल थॉट या माइंडसेट लेके आता होगा, लेकिन उसकी वजह से आप 99% जो नॉर्मल लोग हैं जो इस सब चीज से बहुत दूर रहते हैं आप उन्हें पनिश कर रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कल को कि इनमें से और लोग जो है इस एक्सट्रीमिस्ट थॉट की तरफ ना जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर गौर करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं उस चीज को तवज्जो देने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जरूरत है कि अगर ऐसे हादसे एक के बाद एक ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं तो क्या हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो एलजी हो, चाहे वो एमएचए में हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, कि कोई ना कोई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कहीं ना कहीं तो उसे हम अकाउंटेबल ठहराएं और उससे ये सवाल पूछें। जी बेशक, ठीक है नासिर साहब। विक्रम साहब का रुख करना चाहूँगी। विक्रम साहब, नासिर जी की कुछ बातों का जवाब मैं आप ही से लेना चाहूँगी। जिस तरह अभी आपने भी कहा था कि नौजवान इस दिशा में जा रहे हैं, आखिर क्या वजह हो सकती है, और ये जाहिर है हैरानी करने वाला है। और इसी मसले को लेकर महबूब मुफ्ती ने भी सवाल उठाए थे कि आखिर क्यों आज का नौजवान, वो भी पढ़ा लिखा नौजवान, इस दिशा में जा रहा है, दहशतगर्दी में शामिल हो रहा है, खुद पर आरडीएक्स बांधकर और सुसाइड करने को तैयार है। आखिर क्या वजह है और क्या ऐसे बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से नौजवान इस दिशा में जा रहे हैं। और उन्होंने भी यही सवाल उठाया था, लेकिन उन पर दहशतगर्दों से हमदर्दी करने का इल्ज़ाम जो बीजेपी लीडरान ने वो लगा दिया। उनके इस बयान को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए और यही सीएम उमर ने भी कहा कि आखिर क्या वजह है कि जब खास तौर पर जम्मू कश्मीर का और पढ़ा लिखा नौजवान इस दिशा में जा रहा है, इसकी क्या मुख्य वजह आप मानते हैं? आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी। देखिए, जो प्रॉब्लम की मेन वजह है वो अभी हमारे नेशनल के कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन नासिर साहब ने जो बात कही, प्रॉब्लम यही है। अभी इन्होंने एक तरह से जस्टिफाई कर दिया जो डॉक्टर ने सुसाइड बॉम्बिंग करी, ये कह के कि हमें देखना होगा कि क्या कारण थे। वो तो एक डॉक्टर थे जिनको एक फेयर चांस मिला अपना जीवन जीने का, जिन्होंने एमबीबीएस करी, जिन्होंने एमडी करी, जिनको रोका नहीं गया, जिनके आगे जो पूरे देश के लोगों के सामने हालात हैं उसी हालात में बन के वो डॉक्टर बने, वो एक अच्छे खानदान से थे। फिर क्यों यही सवाल मुझे लगता है कश्मीर के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, उलेमाओं को, सबको करना पड़ेगा अपने आप से कि क्या कारण है कि जो नौजवान जिसको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जो इस देश का हिस्सा है, जो इस देश के जो ये देश की सरकारें देश के अलग अलग कोनों में अपने नौजवानों को ऑफर करती है, वही जम्मू कश्मीर के नौजवान को भी ऑफर किया जाता है और वो उसका फायदा लेके एक डॉक्टर बनता है, एमडी बनता है, वो अपने जीवन ठीक से जी रहा है। पर उसी दौरान उसका माइंड इतना रेडिकलाइज हो जाता है कि वो अपनी जान के साथ 10-15
50-100 बेगुनाह लोगों की जान लेने के लिए भी नहीं कतराता, और उस वीडियो में आपसे पहले उसको जस्टिफाई करता है आपने जो वो करने जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल हमारे सबके आगे होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि कहीं पे भी बीजेपी के किसी भी सीनियर लीडर की तरफ से कभी कहीं भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया है, पर हाँ जहां सवाल इंट्रोस्पेक्शन का है वो वहां होनी चाहिए। पर जिस तरह के नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन साहब का जो बयान जिस तरह से वो जस्टिफाई कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, कि आप अगर स्टेट से नाराज हैं तो आप खुद को उड़ा लीजिए और लोगों को भी मार दीजिए। ये कहां का जस्टिफिकेशन है? बहुत सारे देश के प्रदेशों में, अगर आप बिहार जाएंगे वहां भी गरीबी है, उत्तर प्रदेश में भी गरीबी है, अलग अलग देश के कोनों में जो पिछड़े इलाके हैं वहां लोग महरूम है चीजों से, पर उसका यह मतलब नहीं कि वो अपने आप को जाके चौक में उड़ा देंगे वहां। तो ये खुद की जान लेना, उसके साथ और लोगों की जान लेना और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना कि हिंदुस्तान की सरकार ये सोचे कि एक कश्मीरी डॉक्टर क्यों करा, उसमें एक डॉक्टर थोड़ी था। जितने जो टेरर इकोसिस्टम बिल्डअप हुआ है उसके पीछे एक मानसिकता है, उस मानसिकता को पकड़ना होगा। और कब तक हम इस चीज से भागते रहेंगे कि हमारी सोच में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई हालात ऐसे हैं तो इसलिए हमारे नौजवान अपने आप को उड़ाने और लोगों को मारने के लिए उसको फिर जस्टिफाई करेंगे। आप कितने उलमाओं ने, कल से आप एक्स पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, उन्होंने कहा है कि खुदकुशी जो है वो इस्लाम में हराम है। उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो उन्होंने किया है, पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन उसको एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके रीजन दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हैं। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी सिस्टम से नाराज है, लोगों से नाराज है, तो वो खुद को उड़ा लेगा और लोगों की जान ले लेगा। तो उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो जब पड़ता है वो नहीं होना चाहिए, पर ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी कि वो होता है, उसका थोड़ा बहुत असर होता है। हम उसकी निंदा करते हैं। अगर देश में कहीं भी कश्मीरी नौजवान जो काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कमा रहे हैं, जो पार्ट हैं, पार्सल ऑफ सोसाइटी है, चाहे वो बेंगलोर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, उनको अपना काम करने देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। पर एट द एंड ऑफ द डे हमको जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते भी ये सोचना होगा कि अगर हमारे यहाँ से उठ के एक बड़ा मॉड्यूल जो देश भर में फैल रहा है और जो एक जिहादी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है और जिसमें खुदकुशी करना और लोगों की जान लेना अपने आप पे बम बांध के बुरा नहीं माना जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करना होगा। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पर उस प्रॉब्लम को ना पीडी महबूबा मुफ्ती साहिबा आइडेंटिफाई करना चाहती हैं, ना उमर अब्दुल्ला साहब आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो जब तक हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उसका हल कैसे निकालेंगे? जी बेशक। फारूक साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं विक्रम जी की बात से, क्योंकि जाहिर है तमाम जो वो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर कई तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं और कई मजहबी रहनुमा ने भी इस बात को क्लियर किया है कि कहीं इस्लाम नहीं कहता खुदकुशी करने के लिए, कभी इस्लाम नहीं कहता दहशतगर्दी में शामिल होने के लिए, कभी इस्लाम नहीं कहता दूसरों को मारने के लिए। और विक्रम जी भी ये बात कह रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इस मैसेज को क्लियर करने के लिए जो मजहबी रहनुमा है उन्हें आगे आना होगा, या फिर जो तमाम लीडरान हैं जो दोहरे रवैये वाले बयान दे रहे हैं उनमें सुधार करना होगा? क्या इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदार इसके भी होने चाहिए? देखिए विक्रम जी ने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, और जिनमें मुझे लगता है कि वाहिद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिस जमात ने जम्मू कश्मीर में अमन जो है वो बहाल करने में अपना जो किरदार अदा किया है, मुझे लगता नहीं कि किसी और सियासी जमात में जम्मू कश्मीर में वो रोल अदा किया होगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात थे, जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पे भरोसा किया, उनकी क़यादत पे भरोसा किया, उन्हें इक़्तिदार दिया, और जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हीलिंग टच पॉलिसी लाई, जिसमें जो हमारा नौजवान गलत रास्ते पे था, जिस नौजवान ने किसी भी तरीके से बंदूक उठाई थी, उसने बंदूक छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आया और हालात को बहुत, मैं समझता हूं कि हद तक जो है वो बेहतर किया गया था जम्मू कश्मीर में। और जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, उनका यही रोल रहता है कि किसी भी तरीके से हमारा नौजवान, हमारे लोग जो है वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े रहें। अब जब इस किस्म के हालात बनते हैं, हम जो बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझ से बाहर है। अगर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कहती हैं, वो दुख का इजहार करती हैं, दिल्ली जो हादसा पेश आया उसके लिए मजम्मत, कड़े अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है, नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हुआ,
कड़े अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं, हम तहकीकात की भी मांग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जमात जो है, हम ये कहते हैं कि आखिर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जो है वो दीवार का काम कर रही है, ना तो डेवलपमेंट हो रही है, और दूसरा जो आर्टिकल 370 है इसी की वजह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है। अब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, 35A नहीं रखा इन्होंने, रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों से छीन लिया। बावजूद उसके इस किस्म के जो मिलिटेंसी के वाकयात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं आए दिन। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो वक्त का जो ये लोगों का एक नैरेटिव इन्होंने बना के रखा था वोट बैंक के लिए, तो कहीं ना कहीं इनको उसका जवाब मिलता है कि नहीं, आर्टिकल 370, 35A स्टेटहुड जो है इसका मिलिटेंसी से कुछ लेना देना नहीं था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि कश्मीर का बेरोजगार नौजवान है, उनको हुर्रियत के लोग या दूसरे लोग 500 रुपए देते हैं और वो 500 रुपए लेकर दिन को पत्थरबाजी करते हैं। आज देखा आपने कि जो दिल्ली में ये जो हादसा पेश आया जिसमें मासूम लोगों की जानें चली गई, और जिसने ये काम किया वो डॉक्टर, अगर कुछ नहीं तो 2-3 लाख तो उसकी पर मंथ सैलरी होगी, बावजूद उसने ये काम किया। तो यही बात हमारी पार्टी की सदर मरकजी हुकूमत को कहना चाहती है, समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चीज को देखना होगा कि क्यों हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो है गलत रास्ते पे चल पड़ा है, क्यों हमारा पढ़ा लिखा नौजवान एक डॉक्टर जो है वो अपनी जिंदगी का भी खात्मा करता है और साथ में कई और मासूम लोगों की जिंदगी का खात्मा करता है। वो बात मरकजी हुकूमत को जो समझ में नहीं आ रही है, और फिर बार बार इल्जाम लगाते हैं कि ये इको टेररिज्म है, ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट नहीं करते, बल्कि मुझे लगता है कि मरकजी हुकूमत को और बिलखुसूस हमारी होम मिनिस्ट्री को जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑल पार्टीज की जो पॉलिटिकल मीटिंग है वो कॉल करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए और इस चीज की तह तक जाना चाहिए कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो गलत रास्ते पे क्यों जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो अपना फेलियर है उसको कबूल भी करना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के जो हकूक हैं वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस देने चाहिए। जैसे स्टेटहुड है, स्पेशल स्टेटस है, ये कोई मजाक नहीं है। 1 करोड़ 25-30 लाख की आबादी वाली रियासत, और हमारी रियासत के लोगों ने इस मुल्क की जमहूरियत पे भरोसा किया, मुल्क की लीडरशिप पे भरोसा किया, और उस वक्त इस मुल्क के साथ अलहाक किया। और मुझे लगता है कि उस अलहाक की इज्जत भी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। और हम मानते हैं कि कुछ लोग, चंद लोग की गलती हो जाती है, लेकिन उनकी गलतियों की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। मैं आपको एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि 2 दिन पहले एक इतना नफरत वाला माहौल जम्मू में बनाया गया कि जम्मू में जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसके तहत वहां पे यूनिवर्सिटी कायम है, वहां पे कश्मीरी तुलबा की एडमिशन है, और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट करवाए कि इसमें कश्मीरी मुसलमानों के एडमिशन क्यों है। ये चूंकि श्राइन बोर्ड है, उस पैसे से ये यूनिवर्सिटी चलती है, यहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। इतना नफरत का माहौल जम्मू में पैदा किया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे श्राइन बोर्ड्स हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में है, वो बाबा गुलाम शाह बादशाह शादरा शरीफ जो श्राइन है, जो जियारत है, दरगाह है, वहां के पैसे से इस यूनिवर्सिटी का जो कयाम अमल में लाया गया उस वक्त मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने। अब उस यूनिवर्सिटी में हिंदू बिरादरी के बच्चे भी पढ़ते हैं, सिख बिरादरी के भी, मुस्लिम बिरादरी के भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम स्टूडेंट्स में, जब हम बच्चों में ये नफरत लेकर के जाएंगे तो वो फिर क्या सीख के घर आएंगे, फिर उसके बाद कौन सा अच्छा रास्ता वो अपनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये नफरत का माहौल जो है ये इस मुल्क से खत्म होना चाहिए। और मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि अगर इस किस्म के बयान किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, वो चाहे मुसलमानों का कोई लीडर हो, कोई जमात हो, वो अगर किसी दूसरी कम्युनिटी, हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी या किसी और बिरादरी के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देता है, उसके खिलाफ PSA लगना चाहिए, उसको जेल में कम से कम 20 साल रखना चाहिए। और उसी तरीके के साथ अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत अंगेज बयान देता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है, और तभी हम पाकिस्तान से जो भी कोई साजिश होती होगी उसको हम नाकाम कर सकते हैं, उनको हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में लड़ेंगे,
अपने घर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करेंगे तो फिर बाहर की ताकतों को पूरा मौका मिलेगा। ठीक है फारूक साहब, ये मेडिकल सीट्स वाले मसले पर भी मैं विक्रम साहब से सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले नासिर साहब का रुख करना चाहूंगी। नासिर साहब, हाल ही में सीएम उमर ने ये साफ कर दिया है कि ट्रेड फेयर में उन्होंने कहा कि जो भी नौजवान हैं वो सरकारी नौकरी पर ना डिपेंड रहकर कि खुद आगे बढ़ें और रोजगार पैदा करें, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा करें। वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो सीएम ने नौकरियों का वादा किया था और तमाम वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, क्या वो पूरे नहीं होंगे जिसकी वजह से सीएम इस तरह का बयान दे रहे हैं? यानी कि नौजवान पहले ही परेशान है और नौकरी की तलाश में है और उसके बाद सीएम उमर का इस तरह का बयान सामने आता है, फिर जो तमाम अपोजिशन लीडर हैं, बीजेपी लीडर हैं, चाहे भले ही क्यों ना हो, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार नाकाम है और सरकार ने आवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। नहीं, पहले तो मैं ये विक्रम जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने जो इल्जाम लगाया कि मैं जस्टिफाई कर रहा था, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा था। मैंने बिल्कुल इसकी पुरजोर मजम्मत की, हमारी पार्टी ने भी इस वाकये की पुरजोर मजम्मत की और हम कभी भी एक्ट ऑफ टेररिज्म को जो है जस्टिफाई नहीं करते हैं। और अगर आप देखें पिछले 30 साल में सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। उसके अलावा देखिए एक और बात जिसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब ये बात करते हैं कि एक डॉक्टर इतने रेडिकल माइंडसेट का या इतने रेडिकल थॉट का अगर बना है, अगर उसे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, अगर उसे भी जो है वही कॉलेज मिला, वही जो है एजुकेशन मिली, फिर वो क्यों इतना रेडिकल थॉट आया? अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आपने उस कश्मीरी मुसलमान बच्चे को वो इक्वल माहौल दिया? नहीं दिया आपने। जब पहलगाम में हमला हुआ, क्या आपने किसी और जगह के किसी और धर्म के बच्चे को आपने पीटा वो पूरे मुल्क में कहीं पे? नहीं, आपने कश्मीरी मुसलमान को पीटा। आपने किसी बिजनेसमैन को पीटा? हमारा कोई शॉल बेचारा यहाँ का कश्मीरी शॉल बेचने हिमाचल गया था, उसकी वहां पे पिटाई हुई। हमारा कहीं हरियाणा में शॉल बेचने गया था, उसकी पिटाई हुई। या बाहर कॉर्पोरेट में दिल्ली में, गुड़गांव में, बैंगलोर में, बॉम्बे में जो हमारे कश्मीरी काम करते हैं, आज उन्हें घर नहीं दिए जा रहे, आज उन्हें जो है अपने घरों से निकाला जा रहा है। परसों हमने देखा गुड़गांव में जो है एक सोसाइटी ने 40 लोगों को जो है घर खाली करने का वो नोटिस दिया। तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं एक आम कश्मीरी को। तो मैं ये बात का जवाब देना चाहता था। जहां तक आप बात कर रहे हैं उमर साहब के स्टेटमेंट की, देखिए हमने जो वादा किया है 1 लाख नौकरियों का, इंशाल्लाह हम वो वादा बिल्कुल पूरा करेंगे। लेकिन जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे नजर डालते हैं, जब आप जो एक पिछली बार आर्टिकल भी आया था, एक जो एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ का जो नंबर बोला गया वो 6 से 7 लाख के बीच में, एक सर्वे के थ्रू जो है वो नंबर सामने आया था कि अराउंड 6-7 लाख यंगस्टर्स हमारे जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो उमर साहब का ये कहना कि आप बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको, वेरियस स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसमें एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, अपना एक सेटअप खड़ा कर सकते हैं जिसमें आप दूसरों को भी जो है एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो उनका बिल्कुल ये कहना नहीं है कि गवर्नमेंट उन्हें नौकरी नहीं देगी, जो है आप अपने नौकरी के वसाइल खुद बनाइए। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट एक लिमिटेड हद तक जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है नौजवानों के लिए। उसके बाहर जो है हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि अगर 6 लाख या 7 लाख नौजवान हमारे बेरोजगार हैं और ये नंबर जो है हर साल बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। तो अगर आप 1 लाख नौकरियां दे भी देते हैं, फिर भी आपके पास 5-6 लाख जो है नौजवान ऐसे होंगे जिन्हें गवर्नमेंट जो है जॉब्स नहीं मिल पाएंगी। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ये इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आई हैं या स्टार्टअप के लिए जो है सब्सिडीज मिल रही हैं, या अगर आपका कोई बिजनेस वेंचर है उसको छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो मिशन युवा के तहत काफी सारी अच्छी जो है स्कीम्स आई हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है और एक बैलेंस अप्रोच लेके चलने की जरूरत है, जहां आप पूरी तरह सरकारी नौकरियों पे डिपेंडेंट ना रहे बल्कि बाकी एवेन्यूज भी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जहां तक हमारे मैनिफेस्टो का सवाल है, जो हमने प्रॉमिस किया है 1 लाख नौकरियों जो है क्रिएशन का, वो इंशाल्लाह उसमें शुरुआत भी हुई है। अगर आप देखें जो है इस पिछले 1 साल में भी जो है काफी जो है पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज हुए हैं और धीरे धीरे आने वाले टाइम में जितनी भी ये वैकेंसीज जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खाली हैं
उन्हें भरा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि नए नए जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए हमारे यंगस्टर्स के लिए। जी बेशक। ठीक है नासिर उलोन साहब, फिलहाल आज की हमारी इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन फारूक इनकलाबी साहब और विक्रम मल्होत्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ